नमस्कार दोस्तों। आज जो हमारा क्लास है वो है क्लास 10th के स्टूडेंट के लिए। क्लास 10th का स्टूडेंट का जो एग्ज़ाम है वो फरवरी में होने वाली है। तो उन बच्चों के लिए जो हम लोग ये क्लास स्टार्ट किए हैं और ये इस क्लास में जो है हम लोग कवर करने वाले हैं NCERT मैथ, हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में, और हिंदी में जो है भारती भवन का जो बुक आती है भारती भवन, ठीक है। जो बच्चे बिहार बोर्ड से एग्जाम देंगे उनके लिए भारती भवन उपयोगी पुस्तक है, और जो NCERT है वो इंग्लिश मीडियम वाले यानी जो CBSE बोर्ड से एग्जाम देंगे उन सब के लिए NCERT इम्पोर्टेंट है। तो हम लोग क्लास में जो है दोनों बुक देखेंगे, NCERT हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम, और भारती भवन जो हम लोग का बिहार बोर्ड का हिंदी मीडियम है उसको कवर करेंगे। तो आज ये हमारा पहला क्लास है। आप लोग चैनल पे नए हैं, आप लोग जो है चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, और आपके संग जितने भी स्टूडेंट एग्जाम देंगे उन सबको ये वीडियो शेयर कर दीजिए। हम लोग का टारगेट है कि फरवरी तक, जो फरवरी में एग्जाम होने वाला है आप लोग का मैट्रिक का, तब तक जो है हम लोग एक एक चैप्टर का एक एक क्वेश्चन जो है प्रैक्टिस कर लेंगे हमारे साथ, ठीक है। तो आज जो है हम लोग पहला एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे, वो है हम लोग का चैप्टर का वास्तविक संख्या है। क्या है? वास्तविक संख्या। ठीक है। वास्तविक संख्या जो है हम लोग का मैथ का पहला चैप्टर है वास्तविक संख्या। इससे पहले हम लोग चैप्टर से में आगे बढ़ने से पहले जो है थोड़ा सा संख्याएं पे बात करेंगे, क्योंकि संख्याएं बहुत बच्चे को कंफ्यूजन रहता है और वो प्रॉपर याद नहीं रख पाने के कारण जो है उसमें बहुत सारे क्वेश्चन गलत कर देते हैं। तो इसीलिए हम लोग सबसे पहले संख्या देखेंगे कि कौन कौन से संख्या होते हैं और संख्या को कैसे पहचानेंगे। तो सबसे पहले आइए हम देखते हैं प्राकृत संख्या। ठीक है, प्राकृत संख्या इंग्लिश में इसको बोलते हैं हम लोग नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्या या नेचुरल नंबर क्या होता है? आप सब याद कीजिए कि जब हम लोग बड़े होते हैं, पढ़ना शुरू करते हैं, तो हम लोग को काउंटिंग सिखाया जाता है, गिनती करना सिखाया जाता है। तो गिनती जो हम लोग करते हैं तो 1 से स्टार्ट करते हैं, 1 2 3 4 5 ऐसे गिनती सीखते हैं, 100 तक सीखते हैं। तो बहुत आसानी के साथ हम कहेंगे कि जो गिनती की संख्या है उसे हम लोग ही प्राकृतिक संख्या कहते हैं। तो इसका जो डेफिनेशन लिखेंगे, क्या लिखेंगे? गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। ठीक है, गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। एग्जाम्पल में अगर लिखना होगा तो एग्जाम्पल में क्या लिखेंगे? 1 2 3 4 5 ऐसे करते करते इनफिनाइट तक आपको जहां तक लिखने आए लिख सकते हैं। ये सारे जो नंबर हैं हम लोग क्या कहेंगे? गिनती की संख्या है, यानी इसको हम लोग कहते हैं प्राकृतिक संख्या। तो आप लोग को समझ में आया होगा। इसके बाद देखते हैं पूर्ण संख्या। ठीक है, पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या क्या होता है? इंग्लिश में इसको कहते हैं हम लोग होल नंबर। क्या कहते हैं? होल नंबर। ठीक है, होल नंबर। पूर्ण संख्या या होल नंबर क्या होता है? अब जो हम लोग ने अभी देखा कि प्राकृतिक संख्या यानी गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं, तो ये जो है 1 से स्टार्ट कर रहे हैं। अब इसमें हमारा 0 अगर हम मिला देते हैं, क्योंकि ये जो नंबर है वो 1 से स्टार्ट कर रहे हैं, तो काउंटिंग हम लोग अब 1 से ना करके कहां से करेंगे? 0 से करेंगे। तो 0 से करेंगे तो 0 0 1 2 3
4 ऐसे करते करते हम लोग आगे नंबर अनगिनत गिनते जाएंगे। तो यहाँ से एक डेफिनेशन निकल के आता है कि यदि 1 2 3 4 5 आपका क्या है, ये प्राकृत संख्या है, तो प्राकृत संख्या में हमने क्या शामिल किया है, तो 0 को बस मिला दिया है। तो यहाँ से डेफिनेशन क्या निकल के आ गई हमारा कि प्राकृत संख्या में 0 को शामिल कर देने से पूर्ण संख्या का समूह प्राप्त होता है। तो बस यही डेफिनेशन लिख दीजिए। गिनती की संख्या में शून्य को शामिल करने पर पूर्ण संख्या का समूह प्राप्त होता है। ठीक है, तो पूर्ण संख्या का हमारा डेफिनेशन तैयार हो गया कि गिनती की संख्या में शून्य को शामिल करने पर पूर्ण संख्या का समूह प्राप्त होता है। एग्जाम्पल में लिख दीजिए 0 1 2 3 4 ऐसे करते करते 100 कर दीजिए। तो प्राकृत संख्या समझ आ गया, पूर्ण संख्या समझ में आ गया। आगे देखते हैं हम लोग पूर्णांक। ठीक है, इसको मिटा देते हैं, इसको रहने देते हैं। अब पूर्णांक किसे कहते हैं, इंग्लिश में कहते हैं इंटीजर। ठीक है, पूर्णांक किसे कहते हैं। देखिए अभी हमने देखा पूर्ण संख्या, उसके बाद आता है पूर्णांक। पूर्ण संख्या 0 से 1 2 3 4 5 आगे की तरफ जा रहा है। अब चूंकि जो हमारा जो नंबर होता है वो निगेटिव में भी होता है, -1 -2 -3 -4 इस तरह से भी होता है। ठीक है, तो ये भी तो नंबर है ना, तो इसको हम किस कैटेगरी में रखेंगे, यानी ये सब जो नंबर है वो सब के सब पूर्णांक के अंतर्गत आएगा। तो यहां से एक डेफिनेशन और हम बना सकते हैं कि पूर्ण संख्या में ऋणात्मक यानी निगेटिव नंबर को मिला देने से हमें पूर्णांक संख्या का समूह प्राप्त होता है। यानी यहां से लिख दीजिए कि पूर्ण संख्या में ऋणात्मक संख्या को शामिल करने पर पूर्णांक संख्या का समूह प्राप्त होता है। ठीक है, अब इसको मिटा देते हैं, आप लोग इसको कॉपी में लिख लीजिए। अब एग्जाम्पल के तौर पे हम इसको ऐसे लिखेंगे कि जो हमारा जो पूर्ण संख्या है वो 0 से है, 0 1 2 3 4 ऐसे करते करते इसी में हम लोग निगेटिव को मिला देंगे, -1 -2 -3 ऐसे करते करते 100। ठीक है, तो ये क्या हो गया, आपका पूर्णांक हो गया। अब इसमें 0 से आगे है और 0 से एक पीछे की तरफ है, तो जो 0 से आगे हैं उसे हम लोग धनात्मक पूर्णांक कहेंगे, धनात्मक पूर्णांक। ठीक है, 0 से आगे जो है उसको धनात्मक पूर्णांक और जो 0 से पीछे हैं उसे ऋणात्मक पूर्णांक कहेंगे, ऋणात्मक पूर्णांक कहेंगे। 0 से आगे वाले धनात्मक और 0 से पीछे वाले ये ऋणात्मक और ये धनात्मक। अब जो 0 है हमारा
वो जीरो ना तो ऋणात्मक है ना तो धनात्मक है, वो हमारा न्यूट्रल हो जाएगा, नगण्य हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका पूर्णांक था। इसके बाद आते हैं हम लोग, इसको आप लोग लिख लीजिए अपने अपने कॉपी में। चलिए अब हम लोग देखते हैं सम संख्या। ठीक है, सम संख्या, सम संख्या किसे कहते हैं? सम संख्या वैसी संख्या को कहते हैं जो 2 से पूर्ण रूप से विभाजित हो जाए, यानी जैसे 2, 4, 6, 8 इस तरह से नंबर, यानी जितने भी हमारे पास नंबर होंगे वो 2 से क्या होंगे, डिविजिबल होंगे। यानी तो इसका डेफिनेशन पहले लिख लेते हैं। इसका डेफिनेशन क्या बनेगा? इसका डेफिनेशन बनेगा कि वैसी संख्या जो 2 से पूर्ण मतलब पूरा पूर्ण विभाजित हो जाए उसे सम संख्या कहते हैं। ठीक है, तो सम संख्या क्या हुआ कि वैसी संख्या जो 2 से पूर्ण विभाजित हो जाए उसे सम संख्या कहते हैं। जैसे एग्जांपल में लिख लीजिए 2, 4, 6, 8, 10 ऐसे करते करते समान कर दीजिए। यानी जब आप इस नंबर को 2 से काटेंगे तो आपका जो रिमाइंडर है यानी शेष फल कुछ नहीं बचेगा। जैसे देखिए 10 को अगर हम 2 से भाग दे दें तो 2 पंजे 10, नीचे क्या बचा, कुछ नहीं बचा, यानी 2 से पूरी कट गई 5 टाइम में। तो ये जो संख्या हुई हमारा सम संख्या हुआ। इसके बाद आता है विषम संख्या। विषम संख्या, सम विषम। अब सम संख्या जहां 2 से पूर्ण विभाजित हो जाती थी, अब वहीं पे जो विषम संख्या होगी वो 2 से पूरी तरह से विभाजित नहीं होगी। ठीक है, तो वैसे संख्या को हम लोग विषम संख्या कहेंगे। अब देखिए इसका डेफिनेशन क्या लिखेंगे, इसका परिभाषा होगा कि वैसी संख्या जो 2 से पूर्ण विभाजित नहीं होता है उसे विषम संख्या कहते हैं। ठीक है, यानी विषम संख्या वैसी संख्या जो 2 से पूर्ण विभाजित नहीं होता है उसे विषम संख्या कहते हैं। एग्जाम्पल में लिख लीजिए, जैसे 3, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15 ऐसे करते करते आप डेफिनेटली लिख सकते हैं। यानी ये सब संख्या जो है हमारा वो क्या है, 2 से विभाजित नहीं होगा। इसको जब हम लोग भाग देंगे तो कुछ ना कुछ हमारा शेषफल रह जाएगा। जैसे मान लीजिए 11 है, 11 में अगर हम 2 से भाग देते हैं तो 2 पंचे 10, रिमाइंडर क्या आ गया, 1 आ गया ना, एक शेषफल बच गया, ये पूरी नहीं विभाजित हुआ। तो जब पूरी तरह से विभाजित नहीं होगा तो वैसी संख्या हमारा विषम संख्या कहलाता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे जो है हमारा वो है भाज्य और अभाज्य संख्या। ठीक है, पहला तो होता है अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या
इसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं प्राइम नंबर, प्राइम नंबर। ठीक है। अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? अभाज्य मतलब जिसका कोई भाज्य नहीं हो, मतलब जो किसी से ना कटे। तो जो किसी से ना कटे तो वैसी संख्या भी होगी जो किसी से नहीं कटती होगी, जो अपने आप से कटती होगी, या नहीं तो एक तो सभी एक जो है वो एक तो सभी संख्या विभाजित कर देती है। तो हम लोग इसको डेफिनेशन में क्या लिखेंगे, यानी अभाज्य संख्या में लिखेंगे वैसी संख्या जो एक अथवा खुद से विभाजित हो किसी और संख्या से विभाजित नहीं हो। ठीक है, यानी वैसी संख्या जो एक अथवा खुद से विभाजित हो, किसी और संख्या से विभाजित नहीं हो, यानी वैसा संख्या हम कह सकते हैं, यानी एक और खुद से कटने के अलावा छोड़ करके किसी और से वो विभाजित नहीं हो, वैसा संख्या हम लोग का अभाज्य संख्या कहलाती है। जैसे एग्जांपल में देखिए एक, ठीक है, एक तो एक से ही कटेगा, दो किससे कटेगा, दो से ही कटेगा और एक से कटेगा। तीन किससे कटेगा, तीन भी किसी से नहीं कटेगा, एक से कटेगा और खुद से कटेगा। 5, ठीक है, 5 किससे कटेगा, खुद से और किसी और से नहीं। 7, 9 खुद से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा, एक से भी कटेगा, इसलिए हम लोग 9 को नहीं लेंगे। ठीक है, क्योंकि 9 हमारा विषम संख्या है। कई बच्चे लगातार लिखना शुरू कर देते हैं, ये 11, ठीक है, इसी तरह से 13, ठीक है, ऐसे करके हम लोग लिखते चले जाएंगे। तो ये जो संख्याओं का समूह है ये अभाज्य संख्या है, यानी ये संख्या खुद से और यानी एक से और अपने आप से कटने के अलावा किसी और संख्या से विभाजित नहीं होगा। इसमें से एक क्वेश्चन आता है कि कौन सा सम अभाज्य संख्या है। ठीक है, तो पूरी संख्याओं के ग्रुप में से अगर हम बात करें तो सिर्फ 2 ही एक ऐसा मात्र है जो सम अभाज्य संख्या है, सम है और अभाज्य भी है। ठीक है, सम अभाज्य है। ठीक है, जो 2 ही है जो हमारा सम अभाज्य है, यानी इवन प्राइम नंबर है, बाकी सब ऑड होता है। ठीक है, तो यहां तक आपको समझ में आया होगा। आगे है भाज्य संख्या। भाज्य संख्या, ठीक है, भाज्य संख्या क्या होता है, इसको बोलते हैं हम लोग कंपोजिट नंबर। इंग्लिश में क्या बोलते हैं, कंपोजिट नंबर। यानी भाज्य संख्या, देखिए ये तो हमने अभी पढ़ा अभाज्य जो एक और अथवा खुद से कटे, और भाज्य का क्या हो गया कि एक और खुद के अलावा किसी अन्य तीसरा नंबर से भी विभाजित हो जाए, उसे हम लोग भाज्य संख्या कहते हैं। तो इसका डेफिनेशन क्या लिखेंगे, इसका डेफिनेशन लिखेंगे कि वैसी संख्या जो एक अथवा खुद के अलावा किसी अन्य संख्या से भी विभाजित हो, उसे भाज्य संख्या कहते हैं। ठीक है, यानी हमने लिखा
कि भाज्य संख्या वैसी संख्या जो एक अथवा खुद के अलावा किसी अन्य संख्या से भी विभाजित हो उसे भाज्य संख्या कहते हैं। अब देखिए भाज्य संख्या कौन सी होगी, देखिए एक क्या है हमारा, एक तो प्राइम नंबर है, अभाज्य संख्या है, एक से ही कटेगा, किसी और से नहीं कटेगा। दो क्या हुआ, दो भी हमारा प्राइम नंबर ही है, सम इवन नंबर, इवन प्राइम नंबर है जो दो भी खुद से कटेगा और किसी और से नहीं कटेगा। तीन भी प्राइम नंबर है, एक से कटेगा खुद से कटेगा। चार एक से भी कटेगा, दो से भी कटेगा और चार से भी कटेगा, यानी एक भी इसको विभाजित करेगा, दो भी काटेगा और इसको चार भी काटेगा, यानी एक से खुद से कटने के अलावा ये दो से भी विभाजित हो जाता है। ठीक है, तो हम ये अब यहाँ से कह सकते हैं कि जो 4 है हमारा वो भाज्य संख्या है। ठीक है, तो सबसे छोटी भाज्य संख्या हमारा 4 होती है। तो यहीं से आप लोग समझ में आ गया होगा। तो 4, 6, 8, 10 इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, ये सब जो संख्या है भाज्य संख्या है। डेफिनेशन भी समझ में आ गया होगा, वैसी संख्या जो एक अथवा खुद के अलावा किसी अन्य संख्या से भी विभाजित हो उसे भाज्य संख्या कहते हैं। आप लोग इसको कॉपी में नोट कीजिए। चलिए आगे देखते हैं हम लोग परमेय संख्या और अपरमेय संख्या। ठीक है, अब है हमारा परिमेय संख्या किसे कहते हैं। परिमेय संख्या इंग्लिश में इसको कहते हैं रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर। परिमेय संख्या हम लोगों ने फ्रैक्शन जानते हैं। फ्रैक्शन यानी किसी भी संख्या को हम लोग जैसे 1/3 के रूप में लिख लेते हैं, 4/9 के रूप में लिख लेते हैं, 5/6 के रूप में लिख लेते हैं। तो इस तरह से भी तो नंबर का रिप्रेजेंटेशन करते हैं। ठीक है, तो यहीं से हमारा एक डेफिनेशन बन के आता है कि वैसी संख्या जिसे हम P/Q यानी एक तरह से कह सकते हैं बट्टा के फॉर्म में। ठीक है, P/Q के रूप में लिख सकते हैं उसे परिमेय संख्या कहते हैं। ठीक है, यानी वैसी संख्या जिसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं उसे परिमेय संख्या कहते हैं। अब जहां Q 0 के बराबर नहीं होगा, अगर Q 0 होगा तो नंबर अनडिफाइंड हो जाएगा, इसलिए जो नीचे जो होगा हमारा 0 नहीं होगा। अब देखिए जैसे अगर हम कहें 6/5, ठीक है, ये कैसा संख्या है, तो ये परमेय संख्या है क्योंकि हमने इसको P/Q के रूप में लिखा है। ठीक है, तो इस तरह से जो नंबर होगा हमारा वो परमेय संख्या का ग्रुप निकल के आएगा। अब जैसे यहाँ पे देखिए कि क्या 0 हमारा परमेय संख्या है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हमने कहा कि P/Q, ठीक है, जहां Q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, लेकिन P तो 0 के बराबर हो सकता है ना। तो P 0 अगर हम ले लेते हैं तो नीचे में अगर कुछ नहीं रहता है तो 1 रहता है। नीचे में अगर कोई संख्या नहीं रहती है तो क्या रहती है, 1 रहती है। तो इसीलिए हम ये कह सकते हैं कि 0 भी हमारा एक परमेय संख्या है। ठीक है, क्या 2 मेरा परमेय संख्या है, तो बिल्कुल है, क्योंकि 2 के नीचे कुछ नहीं तो क्या 1 तो है। 3 क्या परमेय संख्या है, तो है।
क्योंकि किसी संख्या के नीचे कुछ नहीं हो तो कम से कम एक अवश्य रहता है, तो इस हिसाब से हमारा वो भी संख्या परमेय संख्या का समूह बन जाता है। तो ये था हमारा परमेय संख्या। अब आते हैं हम लोग अपरिमेय संख्या यानी इरेशनल नंबर। अपरिमेय संख्या, ठीक है, अपरिमेय संख्या। अब अपरिमेय संख्या क्या होता है, यानी जस्ट इसका उल्टा। अब जस्ट इसका उल्टा क्या कर देना है, यानी हमने लिखा कि वैसी संख्या जिसे हम p बटा q के रूप में लिख सकते हैं, तो अब अपरिमेय उल्टा करना है कि यानी वैसी संख्या जिसे हम p बटा q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, यानी डेफिनेशन क्या बनेगा कि वैसी संख्या जिसे हम p बाई q के रूप में नहीं लिख सकते उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। ठीक है, यानी अपरिमेय संख्या क्या हो गई कि वैसी संख्या जिसे हम p बटा q के रूप में नहीं लिख सकते हैं उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। अब जैसे अभी तो हमने डिस्कस कर लिया कि बहुत सारे नंबर जो है हम लोग वो परिमेय संख्या का ही रूप है, तो अपरिमेय संख्या में क्या आएंगे, तो जो वैल्यू हमारा रूट में हो जाए वो उसे हम क्या है p बाई q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। जैसे √2, √3, √5, इस तरह से जो नंबर आएंगे हमारा अपरिमेय संख्या का समूह होगा। तो परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या हो गया। तो आज जो हमारा क्लास यहीं पे खत्म होता है। कल हम लोग एक्सरसाइज से देखेंगे और हमारा जो पहला एक्सरसाइज है वास्तविक संख्या, उसका एक एक क्वेश्चन करते हुए आगे बढ़ेंगे। धन्यवाद। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर भी कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि वीडियो आपको कैसा लगा।